हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो डिस्क्लोज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मतलब हम लोगों ने दिखाया था कि ये सोर्स से हमें इनकम हुआ है, लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अनडिस्क्लोज, जिसको हम लोगों ने दिखाया नहीं है, जिसको हम लोगों ने अपनी बुक्स में नहीं दिखाया है, या हम लोग उसके बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उन सब के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, पहले क्या था, इसके ऊपर 30% का टैक्स लगता था, जो भी अनडिस्क्लोज इनकम होता था उस पर 30% का लगता था। लेकिन 2016 के अंदर आपको पता है 8 बजे मोदी जी आए थे और उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था। उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो 2 नंबरी आदमी है ना, उनके ऊपर पूरा नकेल कसेंगे, उनको ना ऐसा ऐसा हम लोगों ने इनकम टैक्स में प्रोविजन डालना है कि उनका रूह कांप उठेगी और वो टैक्स देने पे विवश हो जाएंगे, वो व्हाइट मनी करने में विवश हो जाएंगे, ब्लैक मनी का सोचेंगे तक नहीं। उससे पहले क्या होता था, 30% का टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, डिस्क्लोज किया तो भी 30% कंपनी के केस में, और नहीं डिस्क्लोज किया तो भी 30% का, तो नहीं डिस्क्लोज करते हैं। देखेंगे जब रेड पड़ेगी तब देखेंगे, 30% का ही तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा था, लेकिन अभी क्या कर दिया कि 30% था उसको बढ़ा के 60% कर दिया, और सरचार्ज भी लगा दिया उस पर 25% का, और एजुकेशन हायर एजुकेशन टैक्स 4% करके, ऐसा करके 78% तो आपको टैक्स ले लेते हैं उसमें से। सपोज आपका 100 रुपए था अनडिस्क्लोज का, जिसको आपने दिखाया था, छुपाया था, उसमें से 78 रुपीज तो दे दो, ये तो टैक्स का ही बनता है। और पेनल्टी भी लगा सकते हैं 10% का, किस पे, जो आपका टैक्स बन रहा है। तो ऐसा है। अब हम लोग देखेंगे कि अनडिस्क्लोज इनकम में लेंगे क्या क्या, मतलब किसको बोलेंगे कि अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है। तो उसमें आता है कि कैश क्रेडिट पड़ा है, कोई एसएससी है, उसकी बुक में कैश क्रेडिट दिखा के रखा है और उसके बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं दे पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम कैश क्रेडिट। ठीक है। सेकंड, कि कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्रीवियस ईयर में और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, या दे पा रहा है लेकिन उससे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको भी इसके अंदर 69 अंडर सेक्शन में लेंगे और अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम में कवर्ड होगा। 69A, अनएक्सप्लेन मनी। मनी में क्या क्या आएगा, ज्वेलरी, बुलियन, इन सबको कवर किया जाएगा। यदि इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनको आपने छुपाया है, तो आपको, या एक्सप्लेनेशन था लेकिन उसके बारे में असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसको भी इसमें कवर करेंगे। चलो हम लोग 1 बाय 1 एक एक को देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हमारा आता है कैश क्रेडिट, वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ द assessee and assessee offer no explanation about the nature and source of, or the explanation offered is not satisfactory in the opinion of assessing officer। मतलब असेसी की बुक में कुछ पैसा दिखाया हुआ है, लेकिन असेसी उसके बारे में नेचर और सोर्स के बारे में बता नहीं पा रहा है, या बता तो पा रहा है लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है असेसिंग ऑफिसर, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डिम्ड इनकम मान लिया जाएगा, असेसी की प्रीवियस ईयर का इनकम मान लिया जाएगा। और उसमें क्या क्या आगे प्रोविजन बनने वाला है, अभी देखो, सपोज करो कोई कंपनी है, कौन सी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, जिसके अंदर लोगों का सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट नहीं हो, तो उसमें क्या होगा कि उसने कुछ रुपए दिखा के रखा है कि शेयर एप्लीकेशन मनी का है, या शेयर कैपिटल का है, या शेयर प्रीमियम का है। अब वो तो एक्सप्लेन कर रही है कि इसमें ये बंदा पैसा लेके आया, ये शेयर होल्डर, ये लोगों ने शेयर एप्लीकेशन किया है, लेकिन उनके जो, जिन्होंने एप्लीकेशन किया है, वो किधर से पैसा लेके आए, कंपनी में पैसा लगाने के लिए वो किधर से लेके आए पैसा, उसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी क्या मानेंगे, अनएक्सप्लेन्ड, या ये बोलो कि उसको माना जाएगा कि सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, वो नेचर और सोर्स नहीं बता पा रहे हैं। आप समझे कि एक सपोज करो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ए टाइप की कंपनी है, ए लिमिटेड,
ए लिमिटेड है, ठीक है, उसके अंदर है ना रमेश है, रमेश ने 5 लाख रुपए लगाए थे और ये कंपनी के शेयर एप्लीकेशन मनी में पड़ा है। कंपनी की बुक्स में दिख रहा है कि हमें शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है। किसके पास पैसा आया हुआ है? ए के पास। और किसका पैसा आया हुआ है? रमेश का। रमेश ने अप्लाई किया था, 5 लाख रुपए दिखा रहा है। अब कंपनी तो एक्सप्लेन कर रही है कि हमारे पास इधर से पैसा आया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि केवल आपके एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग पूछेंगे रमेश से कि रमेश किधर से पैसा लेके आया, ये 5 लाख रुपए लगाए इसने आपकी कंपनी में, ये किधर से पैसा लेके आया, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। जब तक ये सोर्स और नेचर नहीं बता पा रहा है तो हम लोग मानेंगे कि आपका ये सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है, और हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डीम्ड इनकम मान लेंगे और इसके ऊपर 60 प्लस 25% प्लस 4% का हम लोग टैक्स लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 टाइप का है। उनके केस में ये नहीं माना जाएगा। एक तो वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड के बुक के अंदर क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम अमाउंट, तो उनको नहीं पूछा जाएगा कि आपके ये पैसा है, ये किधर से आया आपका पैसा, ये इसको नहीं पूछा जाएगा कि ये आपके जो शेयर होल्डर है या जिसने पैसा लगाया है। सपोज इसकी जगह ए लिमिटेड की जगह कोई वेंचर कैपिटल फंड होता और रमेश उसके अंदर पैसा लगाता, तो रमेश से नहीं पूछते कि पैसा किधर से लेके आया। यदि वेंचर कैपिटल फंड ने बोल दिया कि रमेश से पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन का, तो वही सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन हो जाता और उसको असेसिंग ऑफिसर को एक्सेप्ट करना पड़ता। और ऐसे ही वेंचर कैपिटल के केस में भी ऐसा ही है कि वेंचर कैपिटल कंपनी है और उसके अंदर किसी ने पैसा लगाया है, तो कंपनी बता देती है इस बंदे ने पैसा लगाया, मतलब वो एक्सप्लेन कर रही है कि उसकी बुक में जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा पड़ा है ये इस बंदे ने लगाया है, तो आगे का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन ए लिमिटेड में आगे का क्वेश्चन होगा। असेसिंग ऑफिसर पूछ रहा है सपोज कि ये 5 लाख रुपए किधर से आया आपकी बुक में, तो ए लिमिटेड ने बता दिया रमेश से आया, तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि आपको पता है क्या रमेश किधर से पैसा लेके आया। हम लोग इसका रिप्लाई भी लेंगे कि ये किधर से पैसा लेके आया। तब तक नहीं माना जाएगा आपका फुल्ली एक्सप्लेन कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं है इस चीज से, ठीक है। तो कैश क्रेडिट केस में अंडर सेक्शन 68 बोलता है कि कोई कंपनी के बुक में या किसी भी एसएससी के बुक के अंदर कोई क्रेडिट अमाउंट है उसके, और वो कंपनी या पर्सन वो एसएससी ये नहीं बता पा रहा, उसका नेचर एंड सोर्स नहीं बता पा रहा है, तो हम लोग उसको डीम्ड इनकम मान लेंगे और उसको स्पेशल रेट से टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर। और स्पेशल रेट क्या है इनके ऊपर? 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस। लेकिन अब ये तो हो गया कि एक्सप्लेन। अब कंपनी बोल रहा है, कौन सी कंपनी? क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में क्या बोलेंगे कि बुक्स में उसमें क्रेडिट है और कंपनी डिस्क्लोज भी कर रही है, वो एक्सप्लेन भी कर रही है कि हमें इन पर्सन से पैसा मिला है, हमारे शेयर कैपिटल में या शेयर एप्लीकेशन में या शेयर प्रीमियम में इन लोगों से पैसा मिला है। फिर भी वो एक्सप्लेनेशन तब तक राइट नहीं माना जाएगा जब तक जिस बंदे ने पैसा लगाया उसका नेचर एंड सोर्स का पता नहीं चल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना केस क्रेडिट अंडर सेक्शन 68। अब उसके बाद में अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट में क्या है? अंडर सेक्शन 69 बोलता है कि where in the financial year immediately preceding the assessment year the assessee has made investment which are not recorded in the books of account and the assessee offer no explanation about the nature and source of investment or explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer। कि किसी assessee ने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उसको वो बुक के अंदर नहीं दिखा रहा है, वो उसने बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है और असेसिंग ऑफिसर उससे एक्सप्लेनेशन मांगता उसका नेचर एंड सोर्स का, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है या फिर वो एक्सप्लेन कर तो पा रहा है लेकिन असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये उसके प्रीवियस ईयर का, जिस ईयर के अंदर ये पता चला कि इसने इन्वेस्टमेंट का
छुपाया है पैसा, उसी ईयर का उसको डिम्ड इनकम कंसीडर कर लेंगे। अनएक्सप्लेन्ड इसके अंदर क्या है, अनएक्सप्लेन्ड मनी के अंदर वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर द assessee is found to be owner of any money, bullion, jewelry or other valuable article and the same is not recorded in the books of account and the assessee offer no explanation about the nature and source of acquisition of such money, bullion etc। मतलब असेसी है, असेसी की बुक्स के अंदर दिखाया हुआ नहीं है कि उसके पास में मनी है, बुलियन है, ज्वेलरी है और क्या या कोई और कोई वैल्यूबल आर्टिकल है, वो बुक्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया है और असेसी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पा रहा उसके नेचर और सोर्स के बारे में, तो असेसिंग ऑफिसर उसको डीम्ड इनकम मान लेगा। या फिर वो एक्सप्लेन तो कर पा रहा है लेकिन असेसिंग ऑफिसर को वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, वो उससे कभी भी उसके मत में मत नहीं मिल रहा है, उसको वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बता रहा है वो सही है, तो वो क्या करेगा, उसको डिम्ड इनकम की तरह ट्रीट करेगा, उस पे 60%, 25% और 4% से टैक्स लगा देगा। फिर सेकंड है उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी देखो हम लोगों ने देखा था कि एक तो इन्वेस्टमेंट था कि इन्वेस्टमेंट उसने डिस्क्लोज नहीं किया था, दूसरा मनी एंड बुलियन था, ये दोनों डिस्क्लोज ही नहीं किए थे। लेकिन 69B क्या बोलता है, 69B बोलता है कि डिस्क्लोज तो किए थे लेकिन पूरे नहीं किए थे भैया। कोई असेसी है उसने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख का लेकिन वो दिखा रहा है अपनी बुक के अंदर 5 लाख का ही, तो वो पूरा डिस्क्लोज नहीं है, वो पार्शियल डिस्क्लोज है। या फिर उसने क्या किया कि मनी बुलियन वगैरह रखा है उसके पास में और वो 15 लाख का परचेज करके लाया था और 2 लाख का ही दिखा रहा है बुक्स में, मतलब 30 लाख का उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उसको क्या, जितना डिस्क्लोज नहीं किया उसको क्या मान लेंगे, डिम्ड इनकम। असेसिंग ऑफिसर उसके बारे में सेटिस्फाई नहीं होगा, वो एक्सप्लेनेशन देगा नेचर एंड सोर्स के बारे में, उसके बारे में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है असेसिंग ऑफिसर, तो असेसिंग ऑफिसर उस पर क्या करेगा, उसको 115 बीबीसी के अंदर बीबी के अंदर टैक्स कर देगा 60% और 25% प्लस 4% से। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर द assessee has made investment or is found to be the owner of any bullion, jewelry or other valuable article and the assessing officer finds that the amount spent on making such investment or in acquiring such article exceed the amount, मतलब जितना उसने दिखाया उससे ज्यादा इसने असेसी ने खर्चा किया था, recorded in the books of account maintained by the assessee and he offer no explanation for the difference or the explanation offered is unsatisfactory in the opinion of assessing officer. Such excess may be deemed to be the income of the assessee for the such financial year। मतलब जितना उसने पैसा खर्चा किया था असेसिंग ऑफिसर, वो बोल रहा है कि हम लोगों ने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और 2 लाख रुपए का ज्वेलरी खरीदा था, जबकि असेसिंग ऑफिसर को ने देखा कि उसने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और 15 लाख का ज्वेलरी खरीदा था। असेसिंग ऑफिसर ने पूछा भैया तूने 5 लाख का किया था, वो तूने बुक में दिखाया, लेकिन जो 10 लाख में से 5 लाख निकाल दे, नेक्स्ट 5 लाख तूने खर्चा किया था और उसको बुक में नहीं दिखाया, उसका नेचर एंड सोर्स कहां से है, वो कहां से पैसा आया। दूसरा ज्वेलरी है 15 लाख का खरीदा, 2 लाख में दिखा रहा है, 13 लाख का तेरा नेचर एंड सोर्स कहां पे है। असेसी एक्सप्लेन कर रहा है मैंने इधर से लाया उधर से लाया, असेसिंग ऑफिसर बोलता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तू किधर से लाया, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। वो बता रहा है असेसी अपने हिसाब से घुमा घुमा के बता रहा है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को पता चल रहा है कि नहीं नहीं ये घुमा रहा है मेरे को, तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा कि मैं तो तेरी बातों से सेटिस्फाई नहीं हूं, जो भी तू एक्सप्लेनेशन दे रहा है मैं सेटिस्फाई नहीं हूं और मैं तेरे को 115 बीबी के अंदर बीबीई अंडर सेक्शन 115 बीबीई उसके अंदर टैक्स रेट से 60% से मैं टैक्स लगाऊंगा, जिसको बोला जाता है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस वगैरह। अब आता है 69C। 69C के अंदर क्या है,
अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। सपोज कोई एसएससी है, वो अपनी बेटी का शादी कर रहा है और बहुत सारा पैसा लगा दिया उसने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ा, उन्होंने पूछा ये पैसा आया किधर से, वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, या वो जो बता रहा है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो उसको क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, उसको डिम्ड इनकम बना देगा और उस पर 60% प्लस 25% प्लस 4% से टैक्स लगा देगा। तो देखो क्या बोल रहा है, वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर an assessee has incurred any expenditure and he offer no explanation about the source of such expenditure or the explanation is unsatisfactory in the opinion of assessing officer। कि वो खर्चा कर रहा है लेकिन उसके बारे में वो कुछ बता नहीं पा रहा है, या जो बता पा रहा है वो असेसिंग ऑफिसर को समझ में ही नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है भैया, क्योंकि वो रियल में झूठ बोल रहा है, उसको लग रहा है ऐसा असेसिंग ऑफिसर को। तो असेसिंग ऑफिसर कैन ट्रीट सच अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर एज द इनकम ऑफ द असेसी फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। Such unexplained expenditure which is deemed to be the income of the assessee shall not to be allowed as deduction under any head of income। ये एक्सपेंस है ना किसी भी इनकम से अलाउड भी नहीं होगा और उसको इनकम मान लिया जाएगा और उस पर 60%, 25% प्लस 4% से टैक्स भी लगा दिया जाएगा। अब लास्ट वन है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी 69D। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि कोई भी बंदा किसी से पैसा लोन लेता है, बैंकों को छोड़कर किसी से पैसा लोन लेता है, उधार लेता है, और वो उसके बारे में क्या कर रहा है, वो उसके बारे में बता नहीं पा रहा है, ठीक है, और रीपेड कर रहा है लोन को, तब भी वो बता नहीं पा रहा है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, डिम्ड इनकम। अब देखो, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड on a hundi or any amount due thereon is repaid other than through account pay check drawn on bank, the amount so borrowed or repaid shall to be income of the person borrowing or repaying for the previous year in which the amount was borrowed or repaid as the case may be। उसने क्या किया, लोन लिया था लेकिन केस में ले लिया होगा, अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं लिया, अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं लिया, तो क्या मान लिया जाएगा कि ये तो डिम्ड इनकम है। या फिर उसने पेमेंट किया लोन का और वो भी केस में कर दिया होगा, तो उसको डिम्ड इनकम मान लिया जाएगा और 60%, 25%, 4% से टैक्स कर दिया जाएगा। However, where any amount borrowed or on a hundi has been deemed to be income of any person, he will not be again liable to asset in respect of such amount on repayment of such amount। The amount repaid shall include interest paid on the amount of borrowed। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो उसने लोन लिया था, उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, यहां पे देखो उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, 1 लाख रुपए का केस में लोन ले लिया, ठीक है। अब इसको पूछा था कि भैया तू पैसा किधर से लाया, क्योंकि ये तो केस में लेके आया, केस में लाया, इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि ये डिम्ड इनकम है, इसका डिम्ड इनकम मान लिया। 1 लाख रुपए लेके आया तब डिम्ड इनकम मान लिया। अब ये 1 लाख रुपए पे भी करेगा, तो 1 लाख रुपए पे करेगा तो क्या उस टाइम पे भी हम लोग इसको डिम्ड इनकम मान लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसमें तो ऐसे ही देख के रखा है कि या तो बोरोइंग करो या रीपेड करो, दोनों टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिम्ड इनकम मान लेंगे। लेकिन एक बार यदि डिम्ड इनकम मान लिया उसको, एक बार डिम्ड इनकम मान लिया उसको, तो फिर उसको वापस रीपेड के टाइम पे हम लोग डिम्ड इनकम नहीं मान लेंगे, क्योंकि एक बार टैक्स हो गया ना इसके ऊपर, ठीक है। तो दोनों बार टैक्स पे, एक बार टैक्स लगने के बाद वापस टैक्स नहीं लगेगा। तो हम लोग है ना 1 by 1 एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो 68 बोलता है कैश क्रेडिट, यदि किसी असेसी के बुक के अंदर कोई ऐसा पैसा है जिसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है या नेचर एंड सोर्स नहीं बता पा रहा है इनकम का, या फिर वो एक्सप्लेन कर तो रहा है लेकिन असेसिंग ऑफिसर उसके बारे में सेटिस्फाई नहीं रिप्लाई मानता है, उसका असेसिंग ऑफिसर मानता है कि ये जो भी बोल रहा है वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं सही नहीं मान रहा हूं, तो उसको क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, डिम्ड इनकम मान लेगा और उसको 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4%
एजुकेशन हायर एजुकेशन सेस से टैक्सेशन कर देगा। इफेक्टिव रेट 78% हो जाता है। कैसे होता है ये इधर देख लो कि 60% टैक्स रेट है, उस पर 25% सरचार्ज है और इस पे 4%। तो ऐसे करके ये हो जाता है। ठीक है, फिर 69 आता है। 69 क्या बोलता है? अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, कि कोई इन्वेस्टमेंट किया था प्रीवियस ईयर में और उसको डिस्क्लोज नहीं किया। किसी एसएससी ने प्रीवियस ईयर के अंदर इन्वेस्ट किया था, या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, कि किसी एसएससी ने इन्वेस्ट किया था और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, वो बुक में उसने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन और एक्सप्लेन कर रहा है, सपोज वो कर भी रहा है, तो उसको असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं है, असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई कर रहा है, तो उसको डीम्ड इनकम बना देगा असेसिंग ऑफिसर और उस पर टैक्स लग जाएगा स्पेशल रेट से। फिर आता है अनएक्सप्लेन्ड मनी, यदि कोई एसएससी ज्वेलरी, मनी, बुलियन, आर्ट वगैरह ये सब वैल्यूएबल एसेट वगैरह ये अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करता है और असेसिंग ऑफिसर उससे पूछता है उसके बारे में, तो अच्छे से उसका नेचर एंड सोर्स नहीं बता पा रहा है, या बता पा रहा है लेकिन उसको असेसिंग ऑफिसर को वो सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं लगता है, तो डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा और उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगा दिया जाएगा। और अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है 60% से, और उस पर सरचार्ज लगता है 25% से, और 4% एजुकेशन हायर एजुकेशन शेष लगता है। फिर 69B बोलता है कि आपने बोला कि पहले तो उसने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था इन्वेस्टमेंट को, और मनी को भी, मनी ज्वेलरी वगैरह को भी रिकॉर्ड नहीं किया था, इस बार वो रिकॉर्ड कर रहा है। 2 केस में देखा हम लोगों ने कि वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, लेकिन थर्ड केस में हम लोग देख रहे हैं कि वो रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन आधे अमाउंट से कर रहा है या कम अमाउंट से कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब पूरी तरह से वो जितने में खरीदा उतने का नहीं दिखा रहा है। तो असेसिंग ऑफिसर को लगता है, सपोज कोई एसेट है वो 20 लाख की होनी चाहिए थी, 20 लाख में खरीदा था उसने और वो दिखा रहा है 10 लाख का ही, तो वो बोलेगा जो 10 लाख है उसका नेचर बता दे, मतलब 10 लाख का तूने दिखाया वो ठीक है, लेकिन जो 10 लाख का तूने नहीं दिखाया उसका नेचर एंड सोर्स बता दे, और वो नहीं बता पाता है, वो सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं कर पाता है, तो असेसिंग ऑफिसर उसको डीम्ड इनकम बना देगा। अंडर सेक्शन 69B के अंदर उसको फुली डिस्क्लोज नहीं माना जाएगा और स्पेशल रेट से टैक्स लगा देगा। फिर उसके बाद में 69C है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंस है, कोई भी एसएससी कोई खर्चा करता है, कोई शादी विवाह वगैरह किसी पे भी खर्चा करता है और उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है असेसिंग ऑफिसर को, तो वो उसको डीम्ड इनकम बना देगा असेसिंग ऑफिसर, या वो एक्सप्लेन कर तो रहा है लेकिन असेसिंग ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो वो उसको स्पेशल रेट से टैक्स कर देगा और सरचार्ज लगा देगा, और 4% से एजुकेशन हायर एजुकेशन 78% टोटल मिला के टैक्स चार्ज कर लेगा। 69D बोलता है कि कोई लोन वगैरह लेता है अकाउंट पे चेक के अलावा कोई भी तरीके से, वो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वगैरह से ले सकते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हैं, उनके अलावा केस वगैरह में यदि कोई लोन लेता है या रीपेड करता है तो उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। और कोई एक्सप्लेनेशन देता है असेसी लेकिन असेसिंग ऑफिसर उसको नहीं एग्री करता है तो उसको डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा 60% से। अब देखो कि उसने एक बार सपोज लोन लिया था, वो उस पर टैक्स लगा दिया हम लोगों ने, अब वो देते टाइम पे भी हम बोल रहे हैं कि उसने केस में दिया तो उसने वापस फॉल्ट कर दिया। 69D के अंदर कवर्ड है क्योंकि इसके अंदर तो लिखा हुआ है बोरोड या रीपेड, लेकिन एक बार लोन लेते टाइम पे हम लोगों ने उसको 69D में कवर्ड कर लिया है, तो रीपेड के टाइम पे उसको कवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि एक बार ही टैक्स लगाएंगे। ठीक है, इन चारों पांचों सेक्शन का 5 हो गया ना, ये 68, 69, 69A ऐसे करके 6 हो गया। 6 का टैक्सेशन रेट होगा स्पेशल रेट 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हायर एजुकेशन शेष। अब और भी इसके अंदर प्रोविजन है कि देखो ये 115BB के अंदर होता है, इसमें लिखा हुआ है कि ये इन ऑर्डर टू कंट्रोल लॉन्ड्रिंग ऑफ अनअकाउंटेड मनी बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ बेसिक लिमिट द अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर etc deemed as the income under section 68
और सेक्शन 69 और सेक्शन 69 और 1669B C D would be taxed at the rate of 60% plus surcharge 25% of tax. The effective rate of the tax including surcharge 25% of tax and cess 4% is 78%. आगे क्या बोलता है कि इसके अंदर है ना कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन वगैरह नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउड एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। देखो क्या लिखता है, नो बेसिक एग्जाम्पशन और अलाउंस और एक्सपेंडिचर शैल बी allowed to the SSC under any provision of the income tax 1961 in the computing such deemed income। फिर ये बोल रहा है कि और कोई भी सेट ऑफ लॉस वगैरह अलाउएबल नहीं होगा। फर्दर नो सेट ऑफ any loss shall be allowable against income brought to tax under section 69, 68, 69, 69 में 69A, B, C, D 5-6 सेक्शन के अंदर कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ये आज का अपना सेक्शन था कि 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड D के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू के अंदर ये छोटे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि ज्यादातर 69D का पूछा जा सकता है, जिसके अंदर बताया हुआ है कि आप अकाउंट पे चेक के अलावा केस में यदि लोन लेते हो और फिर उसको रीपेड करते हो तो ये बोलेगा कि भैया इसमें तो दिया हुआ है कि बोरोइंग और रीपेड दोनों में कवर्ड होते हैं 69D में, लेकिन ये याद रखना एक बार यदि आपने कवर कर लिया है, मतलब लोन लेते टाइम पे आपने कवर कर लिया 69D में, तो 69D में वापस लोन रीपेड के टाइम पे कवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से मैंने ट्राई किया है बहुत अच्छे से बताने का, आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आता है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को, रिलेटिव को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ।